Seeing these questions in the last class. So any one of you went back and solved this part of the question? एक तो I think इससे पहले था right? एक question था without replacement वाला. I think ये वाला right? एक ये वाला question था जिसमें you had to do without replacement and एक ये practice में question 6. आप में से कितने लोग ने किया? I sent a reminder as well on the Discord. किसी ने भी नहीं किया? श्रद्धा, did you do? समझ में आया था लास्ट क्लास? हाँ, तेजस्वी, श्रद्धा, आपने कर लिया? नो मैम, नहीं किया? क्यों? मेरा तो मैम वो लैपटॉप करप्ट हो गया, इसलिए फिर जो स्क्रीनशॉट लिया तो वो है नहीं मेरे पास अभी। दो ही क्वेश्चन थे और किसी ने क्यों नहीं किया? सत्या, ऐसे कैसे मज़ा आएगा? जो सेशन चल रहा है उसको तो आपको करना ही है ना। ओके, आई विल नॉट टेक दिस क्वेश्चन क्योंकि आप लोग ने किया ही नहीं है। तो पहले आप करो, उसके बाद ही कोई मतलब है। आई विल टेक दिस पार्ट विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। ये हमने देखा था विद रिप्लेसमेंट वाला, और विदाउट रिप्लेसमेंट का जो हमने लास्ट सेशन में देखा था वो आपको देख के आना था कि अगर हम ठीक कर रहे हैं या नहीं, हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं या नहीं, या हम सही सैम्पल स्पेस बना रहे हैं कि नहीं, वो सारे चीज़ें आपको देख के आने थे। बट एनीवेज क्योंकि आप नहीं देख के आए हो, सो दिस इज़ योर जॉब पहले, उसके बाद आई विल डिस्कस, ठीक है। सो मूविंग ऑन, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक जो हमने सॉल्व नहीं किया था एंड नेक्स्ट सेशन के लिए था। सो राइट नाउ ऐसा करो, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन सो दैट हमने जो लास्ट क्लास में अभी तक पढ़ा है वो भी रिवाइज हो जाएगा एंड देन वील कैरी इट फ्रॉम देयर। सो लास्ट सेशंस तक रिवाइज करने के बाद हम नया टॉपिक उठाएंगे। सो क्वेश्चन 6 को सॉल्व कर लो, ठीक है। सत्या, आपने कर लिया, फिर आपने थम्स अप क्यों नहीं किया जब आपने कर लिया है तो लास्ट वाला? I can't hear you if you are speaking. Okay, I'll take a pause for 2-3 minutes. Just solve this question and then we'll discuss. हाँ बोलो सत्या। कर बस। ऋषभ का हो गया? यस मैम, हो गया, बस सिंप्लीफाई थोड़ा करा। अच्छा ठीक है, ओके। साथ में सिंप्लीफाई कर लेंगे, बताओ कैसे किया, और किस किस का हो गया? हाँ ऋषभ बताओ, ये वाला क्वेश्चन 6। मैम इसमें केसेस बनेंगे।
ओके पहला केस ये होगा कि जो दोनों हम लोग जो चूज कर रहे हैं सॉक्स तो दोनों ब्लू हो, पहला केस ये रहेगा। और देयर दूसरा केस ये रहेगा कि फर्स्ट फर्स्ट ब्लू हो, दूसरा नॉन ब्लू हो। सेकंड और एक और ब्लैक केस ये बनेगा। ब्लैक सेलेक्ट सो करना है। ओके, मैं ब्लू का सर निकाल दिया। क्वेश्चन क्वेश्चन पहले समझाओ मुझे, क्या करना है क्वेश्चन में। ओके, तो हमको सॉक्स ढेर सारे 3 कलर्स के दिए हैं, 8 ओके वाइट एंड 4 ब्लैक एंड 3 ब्लू। ठीक है इसमें से हम लोग को दो दो सॉक्स पिक करने हैं और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट वन ब्लैक सॉक्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अब क्या किया आपने फिर। तो इसमें पहले की ये रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट है तो रिड्यूस होगा, एक पहले 15 रहेगा उसके बाद 14 हो जाएगा। और अच्छा ये ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा कि एक कंडीशन, 3 कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन ये कि ये दोनों सॉक्स जो ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों ब्लैक हो। ओके और सेकंड कंडीशन ये बनेगी कि पहला ब्लैक हो सेकंड नॉन ब्लैक हो। और तीसरा बनेगा कि पहला नॉन ब्लैक हो दूसरा ब्लैक हो। मैं लिख लेती हूँ। ये ब्लैक हो गया, ये नॉन ब्लैक हो गया, और तीसरा बनेगा पहला नॉन ब्लैक हो और दूसरा ब्लैक। सही है। यस मैम। अब क्या करूँ, यहाँ तक सबको तो समझ में आ गया। गिव मी क्विक रिएक्शंस। ठीक है, एनर्जी हाई रहनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि प्रोबेबिलिटी कोई बहुत बुरा टॉपिक है कि एनर्जी लो जाए, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अप रहेगी तो मेरी भी अप रहेगी। ठीक है ऋषभ बोलो। सो ब्लैक एंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ब्लैक का नंबर है 4, देन 4/15, ओके 4/15 मल्टीप्लाई बाय 3/14। अच्छा, ये दोनों ब्लैक की हो गई। हाँ। फिर देन फर्स्ट ब्लैक होगा तो 4/15 ठीक है मल्टीप्लाई बाय नॉन ब्लैक की है 15 माइनस 4, 4 11 दैट इज 11, 11/14। ओके थर्ड है, थर्ड में बस 11/14 इंटू 4/15, थर्ड में 11/14 बिकॉज नॉन ब्लैक की 11 है। 11/15 होगा ना। यस मैम सॉरी, 11/15 मल्टीप्लाई बाय, पहले में नॉन ब्लैक निकालना है, तो 8 और 3 11 हो गए, 8 वाइट और 3 ब्लू, तो 11/15 इंटू 4/14। क्योंकि बचे हुए सारे ब्लैक हैं 4/14। अब क्या करें, ये सबको ऐड कर देना। इन सबको ऐड कर दें, फिर क्या आएगा। मैम ये प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट वन ब्लैक की। ठीक है, और बाकी कौन कौन अग्री कर रहा है, किस किस का यही आया है। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर। किस किस का ये आ गया है। इसको सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना इज नॉट अ बिग टास्क, वो तो बस इसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, बट ये नंबर्स पे आना इज इम्पॉर्टेंट। सो कौन कौन यहाँ तक आ गया है। ओके ठीक है, तो सबको आ गया है। एनीवन जो यहाँ तक भी नहीं पहुँचा है, जिसको डाउट है। ठीक है ओके फाइन। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिया था। अब ऐसा करते हैं, इसके पहले वाला भी ले लेते हैं, बिकॉज आई डोंट नो फिर कब ले पाएंगे। वैसे आप लोग को करना चाहिए था एज रिस्पॉन्सिबल पीपल, बट ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। यहाँ पे विद नॉन रिप्लेसमेंट कर देते हैं इसको, ये जो हमने पिछली बार सॉल्व किया था। यहाँ पे आई विल इंसर्ट विद नो रिप्लेसमेंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम जितना हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, उसमें था कि 2 कंडीशन बनेंगी। कंडीशन पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो।
क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ लिया? याद आ गया कि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व किया था? अभी इसके अंदर जब हमने विद रिप्लेसमेंट किया था तो ये काफ़ी आसान था, इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने सिंपली ये किया कि 13/52 प्लस 13/52 किया कि हार्ट्स या डायमंड्स आ जाए, उसके लिए हमने ये निकाल लिया तो वो हो गई हाफ। फिर हमने कहा कि दूसरा जो हम निकालें वो किंग क्वीन या जैक यानी कि फेस कार्ड में से कुछ आ जाए तो वो हो गया 12/52। सिंपली हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, बिकॉज ये विद रिप्लेसमेंट था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था दूसरी बार की प्रोबेबिलिटी में। नाउ बिकॉज द क्वेश्चन इज कि अगर रिप्लेस नहीं किया जाता है तो आपको निकालना है कि पहले कार्ड पे आपका आए हार्ट्स और डायमंड्स और दूसरे कार्ड पे आए फेस कार्ड, एंड गिवन दैट द रिप्लेसमेंट इज नॉट डन। तो लास्ट क्लास में आई थिंक नाथन के साथ डिस्कस कर रहे थे। सो ही टोल्ड कि देयर विल बी 2 कंडीशंस, एक कंडीशन 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या कि जब आपने फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया तो वो हार्ट्स और डायमंड्स तो होना चाहिए, ये तो हमें पता है, लेकिन कंडीशन 1 क्या कि पहली बार में एक फेस कार्ड निकल आया, यानी कि हार्ट्स और डायमंड्स तो वो है ही, साथ में एक फेस कार्ड भी है। और दूसरी कंडीशन क्या कि हार्ट्स और डायमंड्स तो है लेकिन नॉट फेस कार्ड, NF यानी कि नॉट फेस। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमारे फेवर में काम कर रही हैं, है ना। ऐसे तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं क्योंकि हार्ट्स और डायमंड्स के अलावा भी जो होते हैं स्पेड्स क्लब वो भी निकल सकता है, लेकिन ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। आई विल राइट FO फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि हमको चाहिए कि पहले कार्ड पे आए हार्ट्स या डायमंड्स जो दोनों में हो रहा है, चाहे वो फेस है चाहे नॉट फेस है, और दूसरे में फेस कार्ड आ रहा है दूसरे में। यहाँ तक समझ में आया? पिछली बार हमने कंडीशन उल्टी लिख दी थी जो हमने डिस्कस किया था कि आप दूसरे वाले में हमको फेस ही चाहिए, दूसरे वाला फेस नॉन फेस नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि आपको ये दोनों कंडीशन निकालना है, क्या इन दोनों कंडीशंस में कोई इंटरसेक्शन है? विल देयर बी एनी कॉमन आउटकम्स ऑफ दीज 2 कंडीशन? इज देयर एनी इंटरसेक्शन? इजी है, तुरंत जल्दी सोचो। नो, ओके। एंड व्हाट अबाउट द अदर्स? मैम इंटरसेक्शन जो कॉमा F वाला पार्ट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना? इंटरसेक्शन इज अबाउट द होल इवेंट। इवेंट क्या है आपका कि आप 2 कार्ड्स निकालेंगे, करेक्ट? कार्ड 1 निकालेंगे और कार्ड 2 निकालेंगे। तो कार्ड 1 और कार्ड 2 का जो कॉम्बिनेशन है, नाउ दिस इज योर इवेंट। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या सेम होगा? इफ कार्ड 2 इज सेम, ये अगर कंडीशन 1 में हो रहा है और कंडीशन 2 में एक दूसरे कार्ड 3 और कार्ड 4 निकल रहे हैं, ये दोनों अगर सेम है तो दैट डजंट मीन राइट कि इवेंट 1 और इवेंट 2 सेम है। इवेंट 1 और इवेंट 2 सेम होने के लिए ये दोनों कार्ड शुड बी इक्वल टू ये दोनों कार्ड, राइट? क्योंकि हमारा इवेंट जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो 2 कार्ड से बनता है कि पहले में आना चाहिए हार्ट्स या डायमंड्स और दूसरे में फेस। सो इफ दीज 2 कार्ड्स आर सेम यानी कि दोनों में फेस कार्ड है, दैट डजंट मेक द 2 इवेंट्स सिमिलर बिकॉज उनका फर्स्ट कार्ड भी सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? सो यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन होगा? विल देयर बी 2 सेम combination of cards in these 2 conditions? No, right? नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, जो पिछली बार आप लोग को मैंने समझाया था लेकिन फिर हमने उसको आपके देखने के लिए छोड़ दिया था। तो पिछली बार आप कंफ्यूज हो गए थे कि इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो क्लियरली इंटरसेक्शन नहीं होगा क्योंकि हम डेफिनेशन में ही लिख रहे हैं दैट यहाँ पे वो कार्ड्स हैं जो हार्ट्स और डायमंड्स तो हैं लेकिन साथ में फेस कार्ड भी हैं, लेकिन यहाँ वो कार्ड्स हैं जो फेस कार्ड नहीं हैं। सो क्लियरली देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन द 2 कंडीशन, इसीलिए ही 2 कंडीशन बनाई गई हैं कि या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। सो देयर इज नो इंटरसेक्शन।
हम दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के दोनों को सम कर देंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर। अब मेरे को बताओ कंडीशन 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहला कार्ड हार्ट्स हो या फिर डायमंड्स हो लेकिन साथ में फेस कार्ड हो। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है पहले कार्ड में? ये समझ में आया ना कि हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहला कार्ड या तो हार्ट्स और डायमंड्स हो लेकिन फेस कार्ड जरूर हो। ये इस चीज का निकाल रहे हैं हम, दिस वन। राइट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट 6 कार्ड by 52. क्या होगी? 6 by 52. ओके क्यों? मैम हार्ट्स के 3 फेस कार्ड, डायमंड के 3 फेस कार्ड, टोटल 52 कार्ड्स। करेक्ट। सो हार्ट्स और डायमंड्स, क्योंकि दोनों के हमने पिछली बार देखा था 13 कार्ड्स होते हैं और उन 13 कार्ड्स में आपके पास फेस कार्ड कितने आएंगे? 3 और 3 6, किंग क्वीन और जैक। तो 3 आएंगे हार्ट के, 3 आएंगे डायमंड के। सो ओनली 6 कार्ड्स आर देयर इन द एंटायर डेक जो या तो हार्ट्स और डायमंड्स हैं और फेस कार्ड हैं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी कंडीशन ये तो हो गई, सॉरी कंडीशन पहली ही है, ये तो हो गया कि पहले कार्ड ये आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरा कार्ड फेस कार्ड आएगा कंडीशन 1 में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दूसरा कार्ड फेस कार्ड होना चाहिए। एनीवन? आराम से सोचो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इलेवन बाई 51। वेरी गुड। सो कार्ड 1 चाहिए हार्ट्स या डायमंड्स प्लस फेस। कार्ड 2 क्या चाहिए? कार्ड 2 होना चाहिए फेस कार्ड। बस उतना सही बोला है। कार्ड 2 अगर फेस कार्ड होना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 11 डिवाइडेड बाय 51। क्यों? विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो टोटल कार्ड्स बचे 51। एक फेस कार्ड पहली बार में निकल चुका है। टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? 12। टोटल डिजायर्ड फेस कार्ड्स पैक में कितने हैं? 12। एक निकल चुका है, बचे कितने? 11। तो 11 बाय 51 हो गई आपके कार्ड 2 की प्रोबेबिलिटी। ये दोनों इवेंट साथ में होने चाहिए, मतलब पहला 6 बाय 52 और दूसरा ये 11 बाय 51। तो कंडीशन 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? कंडीशन 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 6 बाई 52 इंटू 11 बाई 51। करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6 by 52 into 11 by 51, where 6 by 52 is the probability of getting a face card and like face card with a heart or diamond, ऐसा बोलते हैं, face card with a heart or diamond and the second card being a face card. ये कंडीशन 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई। नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर कंडीशन 2। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। मैम वो होगा 20 बाय 52 और मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 51। अच्छा ठीक है। सो कंडीशन 2 ये मैं मिटा दूं, ये क्लियर है? ये पोर्शन मिटा दूं? ठीक है। सो ये पोर्शन में हमारे पास ये आ गया कंडीशन 1 में। इतना छोड़ देती हूँ कि कंडीशन 1 की प्रोबेबिलिटीज इतनी है। लेट्स क्लोज दिस। कंडीशन 2, कंडीशन 2 के अंदर है पहला कार्ड होना चाहिए हार्ट, एक नॉन फेस कार्ड। पहला कार्ड होना चाहिए एक नॉन फेस कार्ड, वो हार्ट भी हो सकता है और डायमंड भी हो सकता है। हार्ट्स और डायमंड्स टोटल कितने हैं हमारे पास? 26। उसमें से उन 26 में से फेस कार्ड कितने हैं? 6। अभी हमने यहाँ देखा था। बचे कितने? 20।
20 कार्ड्स ऐसे हुए जो कि हार्ट्स, जो कि नॉन फेस कार्ड है और हार्ट्स और डायमंड के हैं। यहां तक समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है। दूसरा क्या है, पहले ड्रॉ में तो आपका निकल गया नॉन फेस कार्ड जो कि या तो हार्ट का है या डायमंड का है। दूसरा ड्रॉ है फेस कार्ड। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पहले बार में फेस कार्ड निकला कि नहीं निकला? अनम्यूट करके बोलो, निकला कि नहीं निकला? पहले ड्रॉ में फेस कार्ड निकला या नहीं? No. नो। तो दूसरे में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेस कार्ड के निकलने की? 12/51. 12/51, क्योंकि अब टोटल कार्ड्स बचे 51, एक निकल चुका है और टोटल फेस कार्ड्स 12 हैं अभी भी डेक में, क्योंकि पहली बार में हमने फेस कार्ड निकाला ही नहीं। सो कंडीशन 2 की प्रोबेबिलिटी हो गई 20/52 इंटू 12/51। अब कंडीशन 2 की जो प्रोबेबिलिटी आई उसको कंडीशन 1 में ऐड कर देंगे। दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग दिस लाइक इवेंट ए एंड इवेंट बी विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ में आया एवरीवन? लास्ट टाइम हम क्या गलती कर रहे थे? जो आपने आंसर बताया था, जो नाथन ने बताया था, उन्होंने क्या किया? ही डिडंट, इवन ही एंड लाइक अदर्स, आप सभी ने ये कंसिडर ही नहीं किया कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द फेस कार्ड। आप 26/52 को मल्टीप्लाई कर रहे थे। कंडीशन 1 में भी 26/52 कर रहे थे। 26/52 इंटू 12/51 याद है? ये कर रहे थे आप पहले 26/52 इंटू 12/51, और कंडीशन 2 में कर रहे थे 26/52 इंटू 11/51। मतलब यहाँ 11 हो जाएगा क्योंकि यहाँ फेस कार्ड निकला था, यहाँ 12। ये कर रहे थे लास्ट टाइम, बिकॉज सिर्फ हार्ट्स और डायमंड्स कंसिडर कर रहे थे। आपने फेस छोड़ दिया था कि दो कंडीशन जो बनी है कि वो फेस होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी को टेक केयर ही नहीं किया था। सो अब क्लियर हो गया होगा सबको ये क्वेश्चन? इसको दोबारा से जाके एक बार देखना कि क्या था, क्या हम गलत करे थे और क्या आप सही किया है। सो दैट्स हाउ इट इज़। ओके, ठीक है, लेट्स गो अहेड। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने कर लिए, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी कम टुवर्ड्स इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये हमने थोड़ा सा इसका झलक एक पहले भी देखा। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? जब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि इवेंट 1 हुआ तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इवेंट 2 हुआ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जाने अनजाने में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक तरह से अभी तक इस्तेमाल कर भी चुके हैं। जैसे कि हम पहला ड्रॉ जब निकाल लेते हैं तो दूसरे में हम अपने आप ही बाय 51 कर रहे हैं ना। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ वो यही तो है कि इवेंट बी की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन दैट इवेंट ए हो चुका है, गिवन दैट पहला ड्रॉ हो चुका है, दूसरे ड्रॉ में ये निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। देयर इज अ कंडीशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी। इट इज़ नॉट अ बेस प्रोबेबिलिटी और अ नोन प्रोबेबिलिटी कि भाई आपसे पूछा कि ये कॉइन उछाला तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स और टेल, तो आप बोलते हैं 0.5। दैट इज अ, आगे पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो आपको डोमेन नॉलेज से जो आपको पता है कि ऐसा होता है, दैट इज योर प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब वहीं आपसे पूछा जाए कि गिवन दैट कि कल बारिश हुई थी तो आज बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसे अगर देखा जाए, मान लीजिए जयपुर के अंदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन्स इज 10%, बट गिवन दैट कल हुई थी तो आज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो दैट इज वेयर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कम्स इनटू प्ले। So the definition says it measures the likelihood of an event occurring given that another event has already occurred. अगर इसका representation देखेंगे, probability of A given B, A की probability given B हो चुका है, ये ऐसे represent होती है, probability of A intersection B divided by probability of B. Can any one of you prove this? Like set theory से क्या आप इस पर आ सकते हैं? Can you conclude this formula? कि हाँ ऐसा आएगा अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपको ये नोटेशंस पता ही होंगे। ए गिवन बी इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ए होगा गिवन बी हो चुका है। ए इंटरसेक्शन बी डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स अकरिंग साइमल्टेनियसली, ए इंटरसेक्शन बी।
एंड प्रोबेबिलिटी बी रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अकरिंग, यानी कि जनरल प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई निकाल सकता है इस फॉर्मूले को सेट थ्योरी से या इंट्यूशन से? कोई प्रूफ कर सकता है कि हाँ ये सही फॉर्मूला है, ऐसे ही आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? वुड यू लाइक टू ट्राई? अपने पेपर पेन पे कुछ करने की कि ठीक है, दिस इज हाउ द फॉर्मूला विल कम। टेल मी। सत्या। बिना पेन पेपर के मतलब जस्ट ये प्रूफ करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को? हाँ, बिना पेन पेपर के नहीं, यू कैन यूज पेन पेपर, दैट इज व्हाट आई सेड कि मतलब ये कैसे आया, व्हाट इज द इंट्यूशन बिहाइंड, या सेट थ्योरी में जैसे हम करते हैं, तो लाइक डज दिस मेक सेंस जो अभी तक आपने पढ़ा है? पढ़ाया गया तो थोड़ा भूल गया, याद करना पड़ेगा। मैम वेन डायग्राम से देखे तो सही लग रहा है। वेन डायग्राम से कैसे देखें? मतलब एक सर्किल प्रोबेबिलिटी ए के लिए, एक प्रोबेबिलिटी बी के लिए, ओके। और अगर दोनों सर्किल का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी, तो ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, मतलब ए प्रोबेबिलिटी इवेंट बी प्रोबेबिलिटी इवेंट दोनों आ जाता है। उसमें से डिवाइड करके बी प्रोबेबिलिटी इवेंट हटा देंगे तो प्रोबेबिलिटी ए इवेंट बचता है बस। ये यूनियन नहीं है, अच्छा इंटरसेक्शन है क्या? इंटरसेक्शन है। सो इंटरसेक्शन है। इसको सेट थ्योरी से सिंपली एक एग्जाम्पल लेके कोशिश करते हैं समझने की। जैसे मान लो आपको बोला गया एक डाइस उछाला है, ठीक है, एक डाइस उछाला है, क्या सैंपल स्पेस होती है? व्हाट्स द सैंपल स्पेस? 36। डाइस उछाला है, एक उछाला नहीं है, डाइस रोल करते हैं, सॉरी, डाइस रोल किया है। 6 होंगे, 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? डाइस का रोल करने का सैंपल स्पेस। अब मैं आपको बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या आएगा, कैसे निकालते हैं? थ्री बाई सिक्स हो गया, मतलब 2 4 6। हाँ, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 6, सही है? ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि प्रोबेबिलिटी निकालो 2 के होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गिवन दैट इवन हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गिवन दैट इवन हो चुका है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गिवन, मतलब कैसे निकलेगी इसकी प्रोबेबिलिटी? सेट थ्योरी से। ऐसे नहीं लिख सकती मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गिवन इवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 तो क्या हो गया, ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, वो क्या है? 2 है। नीचे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गिवन इवन, यानी कि इवन हो चुका है, तो नीचे क्या आएगा? 2 4 6। एग्जैक्टली। सो सेट थ्योरी से अगर देखा जाए तो ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गिवन इवन आया कि 2 डिवाइडेड बाय 2 4 6, ठीक है। अब ये A हमारा इवन था, ये सॉरी A हमारा 2 था, B हमारा इवन था। फॉर्मूले को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि क्या है? A इंटरसेक्शन B क्या है? A इज इवन, A इज 2, B इज इवन, A इंटरसेक्शन B क्या है? 2 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है? ये लाइक दिस इज 2 डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस, राइट? प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, तो 2 डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन
3/6. हाँ 246 सेट के उसमें बोलो 246 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हुआ 2 बाय सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हुआ 246 बाय सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस तो बचा क्या 2 बाय 246, वही हमने निकाला था आपने डायरेक्टली बिना फॉर्मूला जाने, क्योंकि हमें दे रखा था कि इवन हो चुका है। अब आपको बताना है कि 2 के होने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो जब इवन हो चुका है तो मेरा सैंपल स्पेस विल रिड्यूस टू कि इवन हो चुका है, तो इसलिए मेरा सैंपल स्पेस ये हो गया था और ये बन गया 2। सही है। सो दैट्स हाउ लाइक वी प्रूव्ड कि फॉर्मूला करेक्ट है, सही है। कैसे आया a गिवन b इसके बराबर कैसे आया, सो दैट वाज द प्रूफ ऑफ इट। आप खुद भी जाके किया करो, एक बार देखा करो कि हाँ सही बताया था क्या, ऐसे ही आएगा क्या। ये हमने देख लिया। फिर ये देखो, ये जो अभी समझा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वी रेस्ट्रिक्ट आवर अटेंशन टू द सैंपल स्पेस वेयर इवेंट बी हैज़ अकर्ड। करेक्ट। हम अपना सैंपल स्पेस रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम उतने ही सैंपल स्पेस में देखते हैं जहाँ बी हो चुका है, क्योंकि अब हम निकालना क्या चाहते हैं कि ए होगा गिवन बी हो चुका है। तो इसलिए हम अपना ध्यान सिर्फ उतने ही सैंपल स्पेस पे डालते हैं जिसमें कि इवेंट बी हुआ है, और फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ए की विद इन दैट रेस्ट्रिक्टेड स्पेस। जैसे कि कल बारिश हुई थी तो आज बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो हमारा सैंपल स्पेस छोटा हो जाएगा कि 2 दिन लगातार बारिश हुई, ऐसा कितनी बार हुआ, सिर्फ वही वाले दिन आएंगे। Conditional probability allows us to adjust probabilities based on new information, making it a fundamental concept in probability theory and statistics. जो हमारा ये जो conditional probability है ये काफ़ी important concept है when it comes to probability and statistics, and especially because we are dealing with data science, machine learning. तो मशीन लर्निंग के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा काम आती है। जब आप एल्गोरिथम्स भी पढ़ते हैं तो इसी के थ्रू आपको प्रूफ भी बताए जाते हैं, जैसे कि लीनियर हो गया, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, ये आपने सुने होंगे। सो दिस विल हेल्प अस टू प्रूव ऑल्सो लीनियर और लॉजिस्टिक के जो फॉर्मूले निकल के आते हैं, जो होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही नैव बेस एल्गोरिथम का बर्थ हुआ है। बर्थ इन द सेंस कि इट इज़ द बेस फॉर द नैव बेस एल्गोरिथम। और ये नैव बेस एल्गोरिथम जो होता है, ये इससे हम काफ़ी सारी, नईव का मतलब समझते हैं, नईव इज़ लाइक जो who doesn't know much, who is very new, मतलब naive, ये बहुत naive है, he is new, not very immature sort of, so naive based algorithm। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स में काम आता है, जैसे कि हमने जो जेंडर प्रेडिक्शन किया था, जहाँ पे हमने अभी तक दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया था, सिंपल हमने पिवट टेबल से किया था। इट नेक्स्ट गोज टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम थ्रू naive based algorithm। So naive Bayes uses conditional probability in its fundamentals, same ये। इसके अंदर ये जो conditional probability होती है, इसके अंदर this thing probability of B is called prior probability, prior, and this is called posterior। ये prior क्यों है? क्योंकि ये independent probability है, यानी कि जब कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, सिर्फ individually probability of B क्या है, यानी कि जयपुर में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट्स इट, सिंपल, दैट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी। ये पोस्टीरियर, मतलब पोस्टीरियर इज आफ्टर, सो ए की प्रोबेबिलिटी गिवन बी हो चुका है, सो दैट इज कॉल्ड अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो ये इसका कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं दैट कम्स इनटू प्ले इन नैव बेस, सो आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू इट कि ये प्रायर होती है, ये पोस्टीरियर होती है, कोई पूछ सकता है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ तक सबको समझ में आया? Okay. So here is an example of conditional probability, बहुत ही आसान है। I think आप पहले, I think like हम लोग पहले ऐसे questions कर चुके हैं, अब हम इस नाम से करेंगे। So just read the question and try to solve the question. And जैसे ही आपका हो जाए, let me know, raise your hand that you have done. Find the probability of drawing a, या फिर ऐसा करते हैं, let's do this साथ में, and इसका next वाला you do. Find the probability of drawing a blue marble, ये यहाँ पे बैग भी बना हुआ है for picturization, तो blue marble
फ्रॉम अ बैग विद 3 रेड मार्बल्स, 3 रेड मार्बल है इसमें और 2 ब्लू मार्बल है. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू मार्बल फ्रॉम अ बैग विद 3 रेड एंड 2 ब्लू आफ्टर ऑलरेडी ड्रॉइंग अ रेड मार्बल विदाउट रिप्लेसमेंट. तो आपको दिया हुआ क्या है? So you are given that you have to find probability of drawing a blue marble given that a red marble has already been drawn. ये आपको निकालना है probability of drawing a blue marble जब red निकाला जा चुका है. फॉर्मूले से अगर जाते हैं तो इसका क्या आता है? what is the formula? कौन बताएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन आर का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर हाँ, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. ओके, एवरीवन अग्रीज. अभी हम पढ़ के आए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन आर होगा बी इंटरसेक्शन आर बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन आर का क्या मतलब है कि पहली बार हमने ब्लू निकाला, दूसरी बार हमने ब्लू निकाला और पहली बार रेड निकाला, क्योंकि इसमें क्या है? बी गिवन आर. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर यानी कि पहली बार अगर आप रेड निकाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम इफ यू आर ड्रॉइंग अ रेड मार्बल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 3/5. 3/5. फिर उसके बाद फॉलोड बाय ब्लू निकाल रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2/4. 2/4. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर हो गया. यानी कि ये हो गई कि हमने पहले निकाला रेड और फिर निकाला ब्लू. ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कॉमा ब्लू. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर आ गया. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर? 2/5 हो. कितना? 2/5 होगा. 2/5 या ओ सॉरी 3/5? 3/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ आर होगा 3/5 क्योंकि 3 रेड बॉल्स है ना और टोटल 5 बॉल्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हो गया 3/5. अब हम इनको डिवाइड कर देंगे. इंटरसेक्शन लिया, ये कितना आया? 3 2 ज़ा 3/10 डिवाइडेड बाय 3/5. सही है? करेक्ट? हाफ आ गया. आप इंट्यूटिवली भी अगर सोचोगे, ये तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया, इंट्यूटिवली भी सोचोगे तो इसने बोला था कि आपने रेड निकाल दिया है, बैग में से रेड निकाल दिया है. अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लू मार्बल आएगा सेकेंड ड्रॉ में? रिप्लेस आपने किया नहीं. अब आपने अगर इस बैग में से रेड मार्बल बाहर निकाल दिया, ये रेड मार्बल बाहर आ गया, इस बैग में क्या बचा? क्या बचा? 2 blue 2 red. 2 ब्लू 2 रेड. तो रेड निकल चुका है. दिस इवेंट हैज हैपेंड. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अब ब्लू निकलेगा? 2/4 क्योंकि बैग में 2 ब्लू हैं और 4 टोटल बॉल्स हैं. समझे? सो डायरेक्टली भी आ रहा है 2/4. तो यू शुड ऑलवेज चेक योर आंसर्स, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटरव्यूज़ में भी, या इंटरव्यू छोड़ो इन जनरल लाइफ जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, हम एक तरह से सोचते हैं और हमारा आंसर गलत आ जाता है क्योंकि हम कोई कॉन्सेप्ट मिस कर देते हैं या कुछ कर देते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू डू इट. जब आप इनिशियली प्रॉब्लम सॉल्व करें, हर तरह से हर पॉसिबल सोल्यूशन आपको एक ही रिजल्ट पे लाना चाहिए. ओनली देन यू आर थिंकिंग इट द राइट वे. सो यहाँ पे हमने देख लिया कि जब रेड निकाल रहे हैं तो आंसर 2/4 ही आ रहा है, और फिर हमने इस तरह से भी करके देख लिया, आंसर 2/4 ही आ रहा है. सही है? तो ये तो हमने क्वेश्चन साथ में कर लिया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ये किस तरह से दिखते हैं. कमिंग नेक्स्ट, देयर इज दिस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन? कैन यू रीड इट? यू कैन रीड इट? अच्छा, ओके, मैम फॉन्ट छोटा है बहुत. ठीक है, एक सेकेंड.
अभी बेटर है? ओके ठीक है। रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, और जो भी कर लेंगे लेट मी नो। आई विल गिव यू सम टाइम, विल वेट फॉर सम टाइम और फिर करते हैं, ठीक है? हाँ बोलो। मैम आप वो क्वेश्चन नंबर 6 पे जा सकते हैं क्या, जो आप दी थी लास्ट टाइम? टिल दैट टाइम लाइक बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर लाइक यू कैन पार्टिसिपेट इन सत्याज डाउट। हाँ मैम जो क्वेश्चन नंबर 6 था, जो मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले, अच्छा जो सॉक्स वाला क्वेश्चन। हाँ मैम सॉक्स वाला क्वेश्चन पे मुझे याद नहीं, सौरभ एक्चुअली बोल रहा था कि हम लोग डायरेक्ट काउंटिंग से करते हैं, मतलब एक सॉक मतलब एक ब्लैक सॉक होगा, एक ब्लैक सॉक नहीं होगा, केस 1 केस 2 केस 3 करके करेंगे। मैम मैं उस टाइम से थोड़ा सा एक्चुअली ढूंढ रहा था उसका सोल्यूशन को। प्रॉब्लम क्या है कि मैं उल्टा किया था, मैं बोला कि चलो एक भी सॉक नहीं लेते हैं उसके बाद करते हैं, तो मेरा आया 10/21, क्योंकि अगर आप एक भी सॉक नहीं लेते तो पहला वाला ऑप्शन आता है आपका 11/15, और फिर दूसरा वाला अगर ब्लैक सॉक नहीं होता है तो वो आता है 10/14, जो कि 11/21 आता है रिजल्ट में। वो मैच नहीं कर रहा है। 11/15, क्योंकि इंटू आपको 10 पहला भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, और और दूसरा ही ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो 10/14, हाँ, ठीक है। तो ये होगा 11/21। ठीक है, तो ये वाला आंसर अगर करेंगे तो हमको 10/21 आंसर मिल रहा है। लेकिन ठीक अगर है। हम डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं, उस टाइम पे मतलब बोला गया था क्या, एक ब्लैक सॉक लिया जाएगा, फिर एक वाइट एक नॉट ब्लैक सॉक होगा, तो कुछ ऐसा था ना, मतलब 4/15 इंटू ये इंटू 11 बाय इंटू उसका 11 आंसर बाय 14। उसका आंसर क्या आया था? आई थिंक 0.476 था उसका आंसर। मैम वो तो मेरा आया था, नहीं अगर नहीं, आप ऐसे पूरे जाएंगे तो वो तो थोड़ा गड़बड़ आया था, इसीलिए मैं मतलब जो थोड़ा हमने सा अजीब लगा। जो हमने सौरभ वाले तरीके से किया था, कंडीशन 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3, उससे ये आंसर आएगा। 10/21 ऑल्सो आई गेस यही होगा। ये नहीं मैम, 10/20 मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला इशू उसमें ये है कि सौरभ बोल रहा था उसका पहला आंसर कैसा आ रहा है, केस 1 पे आएगा 4 बाय अच्छा फोर बाय रुको रुको रुको, फिफ्टीन इंटू 11/14। एक सेकेंड 10/21 का वो क्या है डेसिमल? मैम 0.476। यही है, हम्म ठीक है। ओके ओके, सो तुम्हारा आंसर आ रहा है 0.476, सही है। अब सौरभ वाले तरीके से करते हैं। कंडीशन 1 वाज पहला ब्लैक, दूसरा नॉन ब्लैक, पहला ब्लैक, दूसरा ब्लैक, पहला नॉन ब्लैक और दूसरा ब्लैक, सही है। यही 3 कंडीशन है। पहला ब्लैक का प्रोबेबिलिटी होगा 4/15 इंटू 11/14, ओके। सही है। गलती तो नहीं करी? सही है ना? Yes, ma'am. क्योंकि ब्लैक 4 है और नॉन ब्लैक 11 है, सही है। दोनों ब्लैक निकाल रहे हैं तो 4/15 इंटू 3/14, ये सही है। हाँ पहला नॉन ब्लैक निकाल रहे हैं तो 11/15, यहाँ लिख देती हूँ। पहला नॉन ब्लैक है तो 11/15, दूसरा ब्लैक है तो 4/14। करो इसको सिंप्लीफाई, करो फटाफट, क्या है? तीनों को सिंप्लीफाई करके ऐड करो, व्हाट इज द आंसर?
सेम आ रहा है ना? सेम ही आएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी पहले जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, क्योंकि दोनों ही बातें सेम है, राइट? यहाँ पे आप 4 ही कंडीशन पॉसिबल है, 1 ये 2 ये 3 ये और चौथी ये वाली, कि मतलब दोनों नॉन ब्लैक हैं। इसके अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ये 4 ही कंडीशन हो सकती हैं, 1 2 3 4। अगर ये 4 ही कंडीशन हो सकती हैं तो चारों का सम क्या होगा? What will be the sum of these 4 conditions? 1. 1। तो चाहे तो आप ये तीनों आपकी फेवरेबल कंडीशन है, यही तीनों आपको चाहिए, तो चाहे तो आप इन तीनों को सम कर लो या फिर 1 माइनस दिस कर लो। तो 1 माइनस दिस करोगे तो बचा हुआ ही रहेगा। सो बोथ दी वेज आर करेक्ट, दोनों तरह से सोचना सही है, दोनों तरह का आंसर सेम आएगा। एंड इट्स गुड दैट यू ब्रॉट दिस अप, अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। जनरली एक्चुअली it is advised to do it this ways is problem statement, because see the number of calculation that you had to do, right? क्योंकि जब आपको इस तरीके का दिया जाता है ना कि at least या at most, है ना, तो at least का मतलब क्या है कि at least इतना तो होना चाहिए, यानी कि at least एक ब्लू तो होना चाहिए। तो आप क्या कर देंगे, 1 माइनस वो कंडीशन जब कोई ब्लू नहीं है, दिस इज at least। और at most अगर बोला जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्लू होना चाहिए, है ना, एटमोस्ट इज ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्लू होना चाहिए, तो उसके अंदर आप क्या निकाल लेंगे, एक भी ब्लू नहीं है वाली हाँ एक भी ब्लू नहीं है, देयर इज़ नो। अच्छा ठीक है, वो तो एक थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, उसमें 2 चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी। हाँ बेसिकली लाइक क्वेश्चन क्या दिया गया उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा रास्ता चुने ताकि कैलकुलेशंस मिनिमम हो। अब यहाँ पे इस केस के अंदर हमारी 3 कंडीशन फेवर में थी, 1 नॉन फेवर में थी, एक को कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है, सो 1 माइनस कर दिया। यहाँ एटमोस्ट वाला है, ठीक है, कि एटमोस्ट 1 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप ये करने लग गए कि 1 माइनस कि 2 ब्लू आ गए, ये 1 माइनस कि 2 ब्लू आ गए प्लस 3 ब्लू आ गए प्लस जितनी भी है, मान लो 8 तक ब्लू आ सकते हैं, तो कहाँ तक बैठ के इसको सम करते रहोगे आप? दिस इज सो मच ऑफ कैलकुलेशन। अगर इस एटमोस्ट वाले में आपने 1 माइनस वाला लगा दिया, एटमोस्ट में आपको क्या लगाना चाहिए कि एक भी ब्लू नहीं है वाली कंडीशन प्लस एक ब्लू है वाली कंडीशन, दोनों को ऐड कर दिया, कैलकुलेशन मिनिमाइज हो गई। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? यस मैम। सबको आ रहा है? सो बेसिकली आपको ये यू हैव टू टेक दिस डिसीजन कि मेरे को कौन से रास्ते पे जाना है। दोनों ही रास्ते सही हैं, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, बट ये बहुत जल्दी आ जाएगा। सो दैट इज द टेक अवे। ओके, गोइंग बैक टू आवर एंड इसका सोल्यूशन निकालो एंड लेट मी नो। मैम मुझे भी थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन क्या था, मैं भी कहीं बाहर गई हुई थी, जिससे थोड़ा सा रिवाइज आ रहा है। ओके, इतनी तो क्लासेस से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो आपकी ये जो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रितु आपका हाँ का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर दिया है मैंने। आपकी जो CPP और DPP है वो अपलोड हो गई है प्रोबेबिलिटी की, तो आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं उनको रिवाइज कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, क्या करने ही है बाकी लाइक इट्स अप टू यू, बट फ्रॉम आवर साइड वी आर गिविंग ऑल द मटेरियल। सो वो सारे क्वेश्चंस लगाओ, सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक टिप्स पे आ जाएंगे। हाँ, किसका हो गया ये वाला क्वेश्चन? ओके, 2 लोग का हो गया। आंसर्स मैच हो गए दोनों के? चेक कर लो एक बार, आंसर्स मैच हो गए क्या?
गुड. बी वाला पार्ट नहीं हो रहा. बी वाला, यस मैम. कार्लोस मेक्स ईदर द फर्स्ट गोल और द सेकेंड गोल. अच्छा, ए और बी निकालना है. ए और बी कैसे निकालते हैं? ए और बी कैसे निकालते हैं? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फार्मूला को ही थोड़ा चेंज कर देंगे, मतलब उसको एलएचएस साइड ले जाएंगे तो निकल सकता है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों? इफ मैम यू आर क्योंकि फर्स्ट आस्क्ड, वाले ए इंटरसेक्शन भी फर्स्ट वाले पार्ट से निकल जाएगा. फर्स्ट वाले पार्ट से ए इंटरसेक्शन बी निकल गया बिकॉज उसमें लिखा है दैट ही मेक्स बोथ गोल्स. अच्छा, तो ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, तो ए और बी निकालने के लिए क्या करना होता है? मैम ये नहीं समझ पा रहा कैसे होगा. ए और बी अगर पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इजंट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो कम्स इनटू प्ले व्हेन यू आर आस्क्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, बट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी. दैट इज योर एडिटिव वाला प्रॉपर्टी. यस मैम, गॉट इट. करेक्ट. तो उधर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों लगा रहे हो? दिस इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस. ऐसा नहीं है कि हर किसी में कंडीशनली लगेगा. आपको क्वेश्चन Yes, को ma'am. समझना है कि क्या पूछा गया है और अकॉर्डिंगली आपको लगाना है. अच्छा, डी वाला पार्ट समझ में आ गया ऋषभ? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मैम अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर ज़ीरो होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, नहीं तो नहीं होगा. गुड. सो बेसिकली आप वो कैलकुलेट कर लेंगे. इफ इट कम जीरो देन गुड, अदरवाइज नॉट एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली Yes. एक्सक्लूसिव. सही है. यस So I will not discuss this question one by one क्योंकि इसका पूरा solution दिया हुआ है. So when the PPT will be uploaded, so you can refer to it. And obviously we can't discuss every question in the class, but I gave you enough time. But हाँ, अगर आपको कोई doubt है, anyone कोई conceptual doubt आ रहा है इसे solve करने में, so we can discuss it here. But question by question you can refer to after the session. Anyone else? कोई doubt? नम्रता, रितु? नो मैम. इफ सी अगर तुमको कुछ डाउट है ना तो पूछ लिया करो. डोंट फील कि मेरे को नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा और कोशिश करती हूँ समझने की. हो सकता है देयर इज अ मिसिंग लिंक. अभी पूछ लोगे तो आगे का और स्मूथ हो जाएगा जर्नी. सो इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू आर फाइंडिंग प्रॉब्लम इन, अभी सॉल्व कर लो. ओके, सो आई गेस यू पीपल आर गुड विद दिस क्वेश्चन. सही है. मैम हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब मैम आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ मैम, लेकिन आपको शायद इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बताना चाहिए. आप बताए नहीं थे कभी भी. क्या? मैम आप कभी बताए नहीं थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पहले. वो अलग बताया तो था. मैंने पढ़ाया है क्लास में. पढ़ाया था भाई मैम ने. हाँ, there is दिया a- था यार, मुझे लगता है जैसे there is a proper dedicated slide. उसको उस पे मैंने आई थिंक लाइक मोर देन हाफ ऑफ द क्लास स्पेंड किया है. फॉर्मूले नहीं क्लास आई एम सॉरी. ओके, कोई बात फर्स्ट नहीं. क्लास. हाँ हाँ, वो फर्स्ट आधी क्लास वीडियो अपलोड हुई है ना, इस वजह से हो गया वो. वीडियो तो हाँ, वो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वाज नॉट अपलोडेड. इस वजह से. ठीक है. ओके, लेट्स मूव अहेड. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फैक्टोरियल. अभी जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा अधूरा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बिना. यानी कि कॉन्सेप्ट तो वो अलग है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जान लेने से काफ़ी सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करना आसान हो जाता है. क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चीज़ है, बेसिकली वो आपको ये बता रहा है कि आपको अगर फलाना चीज़ करनी है तो उसे करने के कितने तरीके हैं. करेक्ट. तो अभी आपसे इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, राइट, कि रेड बॉल निकालनी है, 2 ब्लू बॉल निकालनी है, एक रेड एक ब्लू निकालनी है. इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अभी आप या तो सेट थ्योरी से करते हो या फिर आप इंडिविजुअल केसेस बनाते हो.
परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन गिव्स यू अ डायरेक्ट वे ऑफ गेटिंग कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं. सो बिफोर मूविंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन वी विल सी व्हाट इज़ अ फैक्टोरियल. ठीक है, किस किस को पहले से पता है, कुछ आइडिया है फैक्टोरियल के बारे में कि ये होता है फैक्टोरियल? इज देयर एनीवन? किसी को भी आइडिया नहीं है फैक्टोरियल के बारे में? है आइडिया? श्रद्धा बताओ क्या होता है? श्रद्धा Yes, ma'am. बताओ क्या होता है फैक्टोरियल? Okay, factorial n means we are taking multiplication of 1 to 1 less than that number. अप टू n-1. ये होता है मैम अप टू एन होता है ना? Sorry, up to n. अप टू n होता है. ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया फॉर्मूला. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि आई थिंक ये तो 10th की क्लास से पहले ही आ जाता है शायद, या 11th में, आई एम नॉट श्योर. सो फैक्टोरियल ये होता है कि अगर आपको बोला गया कि एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, दैट मीन्स उस नंबर से लेकर के 1 तक का आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, दैट गिव्स यू n फैक्टोरियल. अब हम ये बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका मतलब क्या, हम क्यों कर रहे हैं ये, हम क्यों मल्टीप्लाई करें n से लेके 1 तक के नंबर्स को. ठीक है, सो लेट मी गिव यू अ सिनेरियो, अ सिंपल सिनेरियो, अ क्वेश्चन कि मान लीजिए आपके पास 5 बच्चे हैं, C1, C2, C3, C4, C5. ठीक है, आपके पास 5 बच्चे हैं और आपके पास मैं इसको सॉरी C1, C2, C3, C4, C5, आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, S1, S2, S3, S4, S5. देयर आर 5 स्टूडेंट्स दैट यू हैव. देन देयर आर 5 चेयर्स दैट यू हैव. 5 चेयर हैं, 5 बच्चे हैं. ठीक है, S1, S2, S3, S4, S5 चेयर्स हैं C1 से लेके C5 तक. 5 बच्चों को कितने तरीके से 5 चेयर पे बिठाया जा सकता है? सही है, सिंपल क्वेश्चन है. आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा था, घर में छोड़िए, जैसे आपने देखा होगा वो बड़े बड़े जो ये अवार्ड फंक्शंस होते हैं, राइट, उसके आगे उसमें जो फ्रंट रो होती है उसमें जनरली देयर आर नेम प्लेट्स, मतलब दे आर रिजर्व्ड सीट्स कि ये सीट इसकी है, ये सीट इसकी है, ये सीट इसकी है. सो व्हाट, अब मान लीजिए 5 आपके चीफ गेस्ट थे, आपके पास 5 ही चेयर हैं. व्हाट आर द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज यू कैन अरेंज दीज 5 पीपल इन द 5 चेयर्स? कौन बताएगा? 5 फैक्टोरियल. कैसे आया? मैम पहला एक एक करके, मतलब हमको यहाँ पे आदमियों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा आदमी कोई इम्पोर्टेंट है. तो पहले एक आदमी पकड़े, उसके लिए 5 सीट है, उसको एक सीट में बिठा दिए. फिर दूसरा आदमी पकड़े, उसको बाकी 5 सीट में 4 सीट हो गए, तो 4 सीट में उसको एक और सीट पकड़ा दिए. ऐसा करते करते हम लोग मतलब 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा होके जाएगा वो. ओके, किसी को समझ में आया जो सत्या ने बताया? एनीवन रेजोनेटेड विद इट? ओके, तो अब हमारे पास 5 स्टूडेंट्स थे, वही चीफ गेस्ट, स्टूडेंट, कुछ भी मान लो. ये 5 चेयर थी. अब पहली चेयर मेरे को भरनी है, पहली चेयर भरनी है. इसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली एक जना 2 चेयर पे तो नहीं बैठ सकता, मेक सेंस, एक जना एक ही चेयर पे बैठ सकता है. सो देयर विल बी नो रिपीटेशन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि S3 जो है वो C2 पे भी बैठ गया और C3 पे भी बैठ गया, नॉट पॉसिबल. तो अब हमने पकड़ी पहली चेयर. पहली चेयर पे हमारे पास कितने लोग हैं बिठाने के लिए? शुरू से शुरू कर रहे हैं. 5 बच्चे थे, पहली चेयर पे कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं. तो पहली चेयर पे 5 बच्चे बिठा सकते हैं, कोई भी एक 5 में से. देयर आर 5 ऑप्शंस. एक तो बिठा दोगे आप, इनमें से कितने बचे? दूसरी चेयर पे बैठने के लिए कितने बच्चे बचे? 4. तीसरी पे बैठने के लिए 3.
सो इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं आपके पास जब आपको अरेंज करना होता है किसी भी गिवन नंबर ऑफ लाइक पोजिशंस को. इफ़ यू हैव टू फिल n पोजिशंस बाय n पीपल या n चीज़ों से आपको वो पोजिशंस भरनी है, देर आर दिस मच नंबर ऑफ वेज. ये बन कैसे रहे हैं? लाइक अगर इसको हम इंट्यूटिवली देखें या हम इसको करके देखें तो ये बन कैसे रहे हैं? C1 पे 5 लोग बैठ सकते हैं. 5 लोग कौन बैठ सकते हैं? S1, S2, S3, S4, S5. अब C1 पे S1 को बिठा दिया, मान लो C1 पे S1 को बिठा दिया. अब C2 पे कितने बैठ सकते हैं? S2, S3, S4 और S5. सही है. अगर C1 पे S1 को फिक्स किया तो बाकी जो C2 है उस पर इन चारों में से कोई बैठेगा. अगर S3 को फिक्स किया तो S1, S2, S4, S5 इनमें से कोई एक बैठेगा. हर 5 के लिए, मतलब इन 5 में से हर एक के लिए 4 पॉसिबिलिटी हैं अगली चेयर पे. अब मान लो यहाँ S2 फिक्स कर दिया, यहाँ S1 फिक्स कर दिया, यहाँ S2. C1 पे S1 बैठ गया, C2 पे S2 बैठ गया. S2 के बाद अब C3 पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? M3. बोलो क्या है? S3, S4, S5. करेक्ट. S3, S4, S5. ऐसे ही मान लो यहाँ S2 बैठ गया, पहली पे S3 बैठ गया, दूसरी पे S2, तीसरी पे कौन बैठ सकता है? S1, S4, S5. पहली पे S3 बैठ गया, दूसरी पे S2, तीसरी पे S1, S4, S5. अरे बोलो. पहली चेयर पे S3 बैठ गया, दूसरी चेयर पे S2 को फिक्स कर दिया, तीसरी पे कौन बैठेगा? S1, S4, S5 में से कोई बैठेगा ना भाई. मैम वही बताया था. नहीं समझ में आया? इसमें क्या था? ये सेम ही तो किया है मैंने. अगर S2 फिक्स किया तो C3 पे ये तीनों बैठ सकते हैं, और यहाँ पे अगर S2 फिक्स किया तो C3 पे S1, S4, S5 बैठ सकते हैं. कोई डाउट? नहीं है ना डाउट? ये तो मैं सिंपल ही कर रही हूँ. इसलिए ये हुए 5, दिस इज 5. फॉर एवरी 5 कॉम्बिनेशंस यू हैव 4 पॉसिबिलिटीज. तो इंटू 4, हर 5 के लिए ये 4 4 4 4 होंगे. अब इन हर 4 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इंटू 3. अब आगे इस 3 में भी इसको फिक्स कर दो, तो इसके आगे फिर 2 पॉसिबिलिटी बची, S4 या S5, तो इंटू 2 और इंटू 1. अब समझ में आया? इंट्यूटिवली समझा दिया कि ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कहाँ से आया. सही है. सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला कम्स इनटू पिक्चर फैक्टोरियल का, कि अगर आपको n जगह भरनी है तो आप कितने तरह से भर सकते हैं? n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1. अगर n जगह भरनी है, गिवन दैट देयर इज नो रिपीटिशन. रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. ठीक है. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं मतलब कि इन अगर S3 S4 को हम ये स्वैप कर देते हैं तो इट बिकम्स अ डिफरेंट थिंग, राइट. यहीं अगर ये मान लो 2 S3 होते, सपोज ये कोई और चीज़ है, 2 S3 होते, कलर्स है, मान लो हम हाउस से बच्चे बिठा रहे हैं कि ये S1 एक हाउस का है या S2 दूसरे हाउस का है, ये S3 दोनों सेम हाउस के हैं. तो अब आपका सोल्यूशन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है? अगर ये दोनों S3 हैं, मान लो ये दोनों दीज बोथ ऑफ दीज पीपल रेप्रेजेंट सेम, मतलब कि एक ही हाउस के हैं, तो क्यों अरेंजमेंट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं होगा? कौन बताएगा? क्वेश्चन समझ में आया पहले तो? आ गया तो बताओ. जब S1 S2 S3 S4 S5 था तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स थे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. मान लीजिए ये S3 S4 S5 नहीं है, S3 हैं, दोनों सेम है, दे बोथ बिलोंग टू द सेम हाउस, एक ही जैसे हैं दोनों में, कोई फ़र्क नहीं है.
रिपीटिशन है ये, तो फिर मैम तो वो एक ग्रुप हो जाएंगे ना, S3 क्या हो जाएगा? S3 दो लोग एक ग्रुप हो जाएंगे एक ग्रुप हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो सेम है, आप बोल रहे हैं एक ही हाउस के हैं। तो ग्रुप कैसे हो गए? नहीं मतलब मैम स्टूडेंट्स तो यूनिक ही रहेंगे ना, मतलब ऑब्जेक्ट तो है वहां पे जो चेयर ऑक्यूपाई कर सकते हैं। हाँ, तो अगर दोनों S3 होगा और बाकी सब सेम है ना, बस S4 को S3 किया, हाँ, तो फिर भी फैक्टोरियल 5 ही रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्यूपाई करने के लिए तो 5 ऑब्जेक्ट है ना। ओके। अब मान लो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S3 है, ये S5 है। अभी हमने किया 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल करने से सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ गए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर दोनों S3 होते तो यहाँ मैं लिखती S1 S2 S3 S3 S4, ये S3 डैश कर देते हैं अभी, सिर्फ समझने के लिए कि कौन से S3 की बात हो रही है। दोनों एक ही हैं पर डैश कर दिया। S1 S2 S3 डैश S3 S4, ये दोनों अलग अलग हैं क्या अरेंजमेंट्स? आप इसको स्टूडेंट से शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। ऐसे मान लीजिए कि आपके पास ये 1 2 3 4 5 लेटर्स का एक वर्ड बनाना था। अभी आपके पास 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स थे अभी तक, जैसे कि A B C D E। तो पॉसिबल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, है ना। पहले में आपने A रख दिया, B रख दिया, अप टू E रख दिया, तो 5, फिर इंटू 4 इंटू 3। अब ये A B C D E की जगह A B C D A है। स्टूडेंट से आप हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो कि 2 बच्चे एक ही कैसे हो सकते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल बदल दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। A B C D A है, अब आपको ये भरने हैं यहाँ पे, कितने वर्ड्स बन सकते हैं? विल द आंसर स्टिल बी 5 फैक्टोरियल? नो मैम, नो, व्हाई? अब वो है कि अगर ए आ गया तो फिर दोनों में ए में डिफरेंस है नहीं, तो कोई सा भी ए पहले रख लो, तो फिर वो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा। अच्छा वैसा, अच्छा अभी उस पर नहीं जाओ, लेट्स नॉट गो देयर। अभी हम ये समझते हैं 5 फैक्टोरियल क्यों नहीं होगा। तो 5 फैक्टोरियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अगेन मैं इसको A डैश कर देती हूँ बस समझने के लिए। अगर एक वर्ड बना A B C D A डैश और एक दूसरा वर्ड बना A डैश B C D A, तो क्या ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं? नो नो, राइट। तो इसलिए 5 फैक्टोरियल आंसर नहीं होगा when there is repetition. That is what I was trying to explain. In cases of repetition, the arrangements will not be 5 factorial. ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज यहाँ लिखा है the number of arrangements of n different objects taken are at a time and the objects do not repeat is this. इसमें एक चीज और, अभी मैंने बताया कि n जगह थी, n चीजें थी, n फैक्टोरियल तरीके हो गए। अब मान लो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 जगह हैं और तुम्हारे पास 10 आइटम है L1 से लेके L10 तक। अब क्या कितने अरेंजमेंट्स होंगे? ये लेटर्स हैं, L1 से L10 तक लेटर्स हैं, सब डिस्टिंक्ट हैं, सब अलग अलग हैं, कोई रिपीटिशन नहीं है। 5 जगह ही भरनी है, लेकिन देयर इज नो रिपीटिशन अलाउड। अगर आपने एक लेटर एक बार यूज कर लिया आप दोबारा नहीं कर सकते। तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 10 into 9 into 8 into 7 into 6। 10 into 9 into 8 into 7 into 6। ये सही है? एवरीवन अग्रीज? कुछ गलत तो नहीं है? डू यू अग्री विद दिस? एवरीवन अग्रीज टू दिस? 10 into 9 into 8 into 7 into 6, क्योंकि यहाँ पे इसको R कह देते हैं, 5 जगह भरनी थी, और N जो था इसे N कह देते हैं, N 10 था हमारे पास। हमारे पास 10 आइटम थे, N इक्वल टू 10, और उसमें से हमें 5 सेलेक्ट करने थे। ऐसा कह सकते हैं वी हैड टू सेलेक्ट 5 आइटम्स।
या ये कह सकते हैं कि 5 जगह भरनी थी, बात एक ही है क्योंकि जगह तो आप लेटर से ही भरोगे, तो ये कह सकते हैं कि इनमें से 5 चीज़ें चुनने, मतलब 5 लेटर्स हम इसमें से चुने इन 10 में से, उसके कितने तरीके हैं, तो ये इतने तरीके हैं, दोनों एक ही बात है। गिव अ थम्स अप इफ यू अग्री। ठीक है, अभी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 को दिस कैन दिस बी रिटन एज n फैक्टोरियल अपॉन 5 r फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। कुछ गड़बड़ है क्या? सोच लो अच्छे से, केस बदल के देखो, r का वैल्यू बदलो, देखो आंसर सही आएगा क्या। r को 4 कर देते हैं, r इज इक्वल टू 4 कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 9 इंटू सॉरी हाँ 8 इंटू 7। अगर r 4 हो गया यानी कि 4 ही जगह भरनी है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये फॉर्मूले से आया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। क्या ये इसके बराबर है? मैम n माइनस आर कर देंगे ना? तो यही तो पूछा था मैंने, तब आपने कहा कि ये सही है। सो ये बेसिकली होता है मैम डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल आएगा ना, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 माइनस 4 तो 6 आएगा ना, 6 फैक्टोरियल। हाँ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल आएगा, तो क्या लिखूं फॉर्मूला फिर? अगर n माइनस आर करते हैं n फैक्टोरियल अपन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। हाँ तो यही रहा ना। सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल आपका फॉर्मूला बन जाता है व्हेन यू हैव टू अरेंज r आइटम्स आउट ऑफ n आइटम्स, डिस्टिंक्ट, नो रिपीटिशन। समझ गए? ये मैंने शुरू करके बात बताई है, अभी हमको पता नहीं है परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सब नहीं पता है अभी हमको सिर्फ इतना पता है ये जगह भरनी है, n चीज़ों से भरनी है, r जगह हैं, तो ये हमारा कैसे आया, दिस वी नो नाउ, वी नो राइट। ये बात समझ में आ गई? ओके तो अब हम इसे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम वेयर r लाइज बिटवीन 0 to n। r 0 से n के बीच में ही होगा, मतलब 0 एक्सक्लूडेड, 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक तो आपको चुनना पड़ेगा, एक तो पोजीशन भरनी पड़ेगी। अगर आप एक भी पोजीशन नहीं भरते तो उसके कितने तरीके हैं? एक तरीका मतलब कुछ नहीं, क्या कुछ करना ही नहीं है, कुछ सेलेक्ट ही नहीं करना, तो इसलिए r बिलोंग्स फ्रॉम 0 to n एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, और ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं करते हैं, जो अभी हमने देखा। इट इज n इंटू n माइनस 1 से लेके n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, देयर विल बी एज मेनी अरेंजमेंट्स एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग इन r वेकेंट प्लेसेस बाय द n ऑब्जेक्ट्स। उतने ही अरेंजमेंट होंगे जितने के तरीके होंगे n ऑब्जेक्ट से r खाली जगह भरने के। There will be as many arrangements as there are ways of filling r vacant places। फिर बोल रहा है फर्स्ट, अब ये इसने वही तरीका बताया जो अभी हमने समझा है n इंटू एन माइनस वन की, पहले को भरने का n तरीका, दूसरे को n माइनस वन, तो उन सब का मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया। नेक्स्ट लाइन में बोलता है ये हमने देखा था अभी, यही फॉर्मूला पढ़ा अभी जो जस्ट हमने n इंटू एन माइनस वन किया था। अब ये बोलता है ये लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, तो इसने कहा इसलिए एक नोटेशन आया n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाता है? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस ये वाली n माइनस आर माइनस वन, ये वाली चीज़ हटेगी। आई विल रिमूव दिस। एक सेकेंड, ये गलती से यहाँ लिख दिया।
ओके हो गया ना सही? हाँ ओके। तो ये कहते हैं कि ऐसा लिखना है, इस काफ़ी मतलब वो है कि कैसे इतना बड़ा क्या लिखें, तो उसके लिए एक शॉर्ट दे दिया कि n फैक्टोरियल जो होता है उसको ऐसे डिनोट कर दिया कि n से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल है, विच इज़ द नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजिंग n आइटम्स। अगर आपको n की जगह r जगह भरनी है तो उसका हो जाता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, जो अभी हमने देखा था, अगेन हमने अभी डिराइव किया है। ये जो फॉर्मूला होता है ना n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यही परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि n आइटम्स को r तरह से मतलब n आइटम्स को r जगह में अरेंज करना है तो आप कैसे करोगे, तो वो हो जाता है परम्यूटेशन का क्वेश्चन, जिसका आंसर हो जाता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, गिवन दैट देयर इज नो रिपीटिशन। अगर रिपीटिशन अलाउड होता, मान लीजिए आपके पास अगेन you have 10 letters L1, L2 up to L10 और आपके पास 5 जगह हैं भरने के लिए 1 2 3 4 5, रिपीटिशन अलाउड है। अगर आपने एक लेटर यहाँ यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, तो कितने तरीके होंगे? कितने तरीके होंगे? 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल तब होता है जब हमने 10 आइटम यहाँ यूज़ किए, मतलब 10 हमारे पास यहाँ ऑप्शंस थे, एक हमने यहाँ फिक्स कर दिया, तो एक फिक्स करने से अगली जगह के लिए हमारे पास 9 ही ऑप्शन बचे, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अगली जगह पे हमारे पास 9 ही ऑप्शन बचे, इसलिए हम 10 × 9 × 8 करते हैं। अब मैं कह रही हूँ रिपीटिशन अलाउड है, आपने यहाँ अगर कोई आइटम फिक्स कर भी दिया तो ऐसा नहीं है कि आप उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। 10 to the power 5। क्या दोबारा? n to the power r। 10 to the power r, ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में 10 × 10 × 10 जितनी बार भी है, क्योंकि हर बार तुम्हारे पास 10 ऑप्शन हैं, तुम इसमें सब में L1 भी भर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ वर्ड जो कि अलाउड है, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड, तो हर बार तुम्हारे पास 10 ऑप्शन है भरने के लिए, सो 10 to the power r हो जाता है इस केस में। 10 नहीं, मतलब n, यहाँ पे n = 10 है, सो n raised to power r, the number of arrangements of n different objects taken r at a time, n different objects taken r at a time, एक बार में 5, where repetition is allowed, the answer is, or the possible number of arrangements is n की power r। समझ में आ गया all of you? कोई ऐसा है जिसे यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का किसी भी तरह का कोई डाउट है? ठीक है, तो आज हमने देखा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। तो फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट में हमने देखा, मैम हाँ वो जो आप बोल रहे थे ना कि सेम ऑब्जेक्ट आ सकता है, जैसे डबल ए आ गया था, तो उसमें फिर कैसे करेंगे रिपीटिशन अलाउड में? हाँ वो आगे बताएंगे, दैट विल कवर लेटर, आगे के स्लाइड में बताएंगे कि उसके लिए क्या करते हैं। अगर वैसे सोचें, फॉर्मूला नहीं बताती, बस जस्ट एक दिमाग से वैसे सोचें कि क्या करना चाहिए, तो अगर हम जो भी आंसर आया है उसमें से डिवाइड कर दें, वो पॉसिबल, मतलब वो एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस जो हमने लिए, वो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स जो हमने लिए, ये सोच के कि दोनों अलग हैं, अगर उनको उसमें से कम कर दें तो बात बन जाएगी, है ना। अगर सारे अलग होते हैं तो n फैक्टोरियल होता है, अगर उनमें से मान लीजिए कोई 2 रिपीट करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कम हो जाते हैं ना, क्योंकि अब वो चीज़ पहले नंबर पे आए या तीसरे नंबर पे आए या तीसरे पे आए और पहले पे आए, एक ही बात है, दीज टू आर द सेम। तो उसमें से कुछ कम हो जाते हैं, कुछ केसेस कम हो जाते हैं जो कि उन दोनों के सेम होने की वजह से घटने चाहिए। वो कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, पर इतनी बात समझ में आई ना, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी अंडरस्टूड कि परम्यूटेशन कैसे करते हैं।
सो परम्यूटेशन जो होता है ना, इट इज़ बेसिकली जैसे इस तरीके की जो टर्म्स होती हैं कि अरेंज करो, इन चीज़ों को अरेंज करना है, तो इसके अंदर पहले आप 5 चीज़ें उठाते हैं, यानी कि जितनी चीज़ें भी आपको अरेंज करनी है उन्हें उठाते हैं और फिर उन्हें अरेंज करते हैं. सो परम्यूटेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब कॉम्बिनेशंस, नॉट मतलब कंफ्यूज हो गए. परम्यूटेशन इज इज कॉम्बिनेशन फॉलोड बाय अरेंजमेंट. समझे? परम्यूटेशन के अंदर आप अरेंज भी कर रहे हैं, जैसे कि L1, नेक्स्ट स्लाइड से करते हैं. हाँ, तो परम्यूटेशन जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन प्लस अरेंजमेंट. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. ठीक है, all at a time मतलब कि n की n आपने अरेंज कर रहे हो, आप n में से n ही चुन के n ही अरेंज करने हैं, और सम मतलब r अरेंज करने हैं कि कोई you only have r positions, तो आपके पास आइटम तो भले ही n है लेकिन you only can select r out of these n. तो उसका फॉर्मूला अभी हमने देखा n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये हो जाता है. Just give me a second. ओके, ठीक है. तो ये अब परम्यूटेशन में हो जाता है जो अभी हमने पढ़ा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इसमें r फैक्टोरियल और डिवाइड हो जाता है, npr डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉम्बिनेशन में हमें अरेंजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता. परम्यूटेशन होता है कॉम्बिनेशन प्लस अरेंजमेंट. कितने तरीके हैं 5 लोगों को सेलेक्ट करने के और फिर उन 5 को अरेंज करने के. डिफरेंस समझ में आया? जैसे कि अगर हमारे पास 10 लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं और हमें 5 का एक वर्ड बनाना है, 5 लेटर वर्ड बनाना है, तो एक तो बात हो गई कि इन 10 में से कौन से 5 चुनकर ये वर्ड बनाएं. ठीक है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गया कॉम्बिनेशन का, कि how many ways are there to select 5 letters from these 10 letters in order to make a 5-letter word. The second problem is how many ways are there to arrange these 5 letters. क्योंकि word तो अरेंजमेंट से ही बनता है. अगर मैं ABCDE लेती हूँ तो ABCDE is different from EDCBA. तो परम्यूटेशन इज कॉम्बिनेशन प्लस अरेंजमेंट. पहले तो हो गए 5 लेटर लेने के तरीके और फिर उन्हें अरेंज भी करना है. तो इसीलिए NPR में जो भी ये NCR द कॉम्बिनेशन के जितने भी तरीके होते हैं उसमें हम R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो NPR आ जाता है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड ओनली इन द नेक्स्ट सेशन. एम आई ऑडिबल? ओके ओके. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड ओनली इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक आप थोड़ा सा और देख सकते हो, समझ सकते हो कि एक्चुअली में ये क्या होता है. बट द होल स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम फैक्टोरियल. तो पहले फैक्टोरियल पता होना चाहिए था बिफोर गेटिंग इनटू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो अगले सेशन में वी विल टेक सम फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि आपका थोड़ा सा जो है एक दिमाग खुले, मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचो. एंड व्हेन लाइक जब डेटा साइंटिस्ट का आप इंटरव्यू देते हैं तब तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल पूछ लिए जाते हैं. लाइक व्हेन आई गेव माय इंटरव्यू, तो जो मेरे सेकंड कंपनी का इंटरव्यू था उसमें आई वाज आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. मतलब पूछते वो प्रोबेबिलिटी का ही है लेकिन उसमें लगता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. तो इसलिए इट्स गुड टू लर्न. और जो डेटा एनालिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगी, आप ये नहीं सोचना कि मुझे ये ही पढ़ने हैं सब्जेक्ट्स.
हाँ वो ठीक है कि मशीन लर्निंग और वो एक अगेन एक एडवांस लेवल पे चला जाता है, बिकॉज देन दैट इज़ लाइक प्योर डेटा साइंस। लेकिन जो ये चीज़ें जैसे जो अभी इसमें हम पढ़ रहे हैं, या फिर जैसे पाइथन हो गई, ये वाली चीज़ें हैं जो दोनों को मैंडेटरी है, बिकॉज डेटा एनालिस्ट आगे जाके कहीं तो लाइक ही विल डाइवर्ट, राइट, ईदर ही विल गो इनटू डेटा साइंस, या फिर वो डेटा इंजीनियरिंग चुनेगा, या डेटा एनालिस्ट में भी तो एडवांस करेगा। सो इट इज़ गुड टू नो दीज थिंग्स। ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, पाइथन हो गया, ताकि आप जब आपको पहले से एक आइडिया है कि किधर कि हाँ ये चीज़ें मुझे आती हैं, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू यू नो क्या कहते हैं, स्विच और ग्रो। तो इसीलिए जो हम पढ़ाते हैं या जो बताते हैं, इसमें ये नहीं सोचना कि ये डेटा साइंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा एनालिस्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक की चीज़ें आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रही हैं अलॉन्ग विद पाइथन। सो इट्स important to know these concepts for both analysts and scientists. Okay, this was just ज्ञान in between. कोई डाउट है यहाँ तक? We'll take the doubt and we'll close the session then. Okay, all good, right? ठीक है, तो please it's a request, go through the CPPs that are uploaded and उनको आप सॉल्व करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हों। दैट्स इट, हम अपनी तरफ से इतना ही कर सकते हैं और इतना ही बोल सकते हैं, बाकी इट्स इन योर हैंड्स। इफ़ आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। सही है, सुना है ना, ये पहले सुना होगा, नया तो नहीं है। ओके, ठीक है, ऑल राइट। Shall we close? No doubts? We'll start from this in the next session. ठीक है, okay, all right. Bye everyone. That's it from my side for today's session. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.